नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश अर्थात इस खिलजी वंश के इम्पोर्टेंट शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और बाकी सारे अन्य शासकों के बारे में। अब देखिए, खिलजी वंश की यहाँ पे बात किया जाए तो बिल्कुल ही यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा। और वो चेंज आपको चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे वो साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, इन सारे ही जगहों पे आपको ये जो इतना बड़ा व्यापक जो परिवर्तन दिखाई देगा। और इस संदर्भ में अगर हम लोग बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, तो एक बिल्कुल ही दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में इस अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन प्रशासन है एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जिस जिस प्रशासनिक कठोरता को बलबन के द्वारा शुरुआत किया गया था, अब उस कठोरता को एक अलग लेवल पे लेके जाने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। और इसीलिए एक इसे वास्तविक आप कह सकते हैं कि केंद्रीकरण का या फिर एक वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य का संगठन करने वाले निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। और ख़ासकर अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति, इसकी बाजार नीति और इसकी जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति है, जो उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक एक अभियान करेगा, इन सारे ही अगर संदर्भों में देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी को एक कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल शासक के रूप में इतिहासकारों के द्वारा रखा जाता है। लेकिन चूंकि कंट्रोवर्सी भी बहुत है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, खासकर अलाउद्दीन खिलजी जैसा, ठीक है, यहाँ पे पद्मावत जैसी मूवी भी यहाँ पे आ गई है, तो थोड़ा सा उन सारे जो माइंडसेट है आपको, ठीक है, उससे दूर रह के ही आपको करना है। क्योंकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग करने में अगर उस माइंडसेट रहेंगे तो हमेशा यहाँ पे दिक्कत आएगी ही आएगी। आपको यहाँ पे बिल्कुल एक न्यूट्रल एनालिसिस करने का ही यहाँ पे प्रयास करना होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें, एंड पीडीएफ के लिए इसकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। अब यहाँ पे खिलजियों की बात करें तो देख पा रहे टाइम पीरियड बहुत अधिक नहीं है, 1290 से लेके 1320 तक, अर्थात दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हुए हैं सबसे छोटा जो टाइम पीरियड होता है इन्हीं खिलजियों का होता है। नंबर 1 शासक है यहाँ पे देख पा रहे जलालुद्दीन खिलजी है। उसके बाद से यहाँ पे आप इक्वेशन समझ जाइए, यहाँ पे चूँकि काफ़ी दिक्कत होता है, अलाउद्दीन या फिर जलालुद्दीन खिलजी का ही या भतीजा कह सकते हैं या फिर दामाद कह सकते हैं, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक मलिक कफूर जो काफ़ी उसका विश्वास पात्र जो गुलाम हुआ करता था, दास हुआ करता था, उसी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने छोटे पुत्र, ध्यान रखिएगा 3-4 साल के पुत्र को, शहाबुद्दीन उमर खिलजी को यहाँ पे शासक बना दिया। तो यहाँ पे चूँकि अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाएगी तो मलिक कफूर ही यहाँ पे इसका नेतृत्व करेगा। लगभग 35-40 दिनों तक माना जाता है कि मलिक कफूर यहाँ पे, ठीक है, इसके संरक्षक के रूप में कार्य करेगा, जो सारी शासन प्रशासन की शक्तियों को अपने हाथ में लेकर चलेगा। लेकिन तब तक यहाँ पे ध्यान रखिएगा आ जाएगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी क्या करेगा तो मलिक कफूर की हत्या करवा देगा। तो यहाँ पे आपको समझने चलना, ठीक है। तो मुबारक शाह खिलजी के बाद से यहाँ पे लास्ट जो यहाँ पे एक हिंदू शासक के रूप में आएगा जो कन्वर्टेड है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे, ठीक है, इसने मुस्लिम धर्म को अपना लिया है, जिसका नाम है खुसरो शाह। इसी के समय यहाँ पे, ठीक है, उलेमाओं के द्वारा नारा भी दिया जाता है कि इस्लाम खतरे में है, अर्थात एक हिंदू व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, धर्मांतरण की प्रक्रिया से मुस्लिम धर्म को अपना रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि इसने हिंदुओं पे बहुत अधिक ध्यान दिया हुआ था उनके सुधारों को लेके, इसी तरीके से, इसीलिए, ठीक है, उस प्रकार के यहाँ पे नारा दिया गया था। तो खैर चलिए बारी बारी से हम लोग देखते चलते हैं। इसमें हमारा केंद्र बिंदु होगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे हर एक डायमेंशन के माध्यम से। अब नंबर 1 शासक है यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से लेके 96 ईस्वी के बीच। देख पा रहे ये जो इसका एम्पायर है जलालुद्दीन खिलजी का यही है। अब पिछले समय हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है, कि बलबन के बाद से उसका जो अंतिम जो पुत्र उसका जो अंतिम आप कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी के रूप में जो क्यूमर्स था, क्यूमर्स की हत्या करके ही ये जलालुद्दीन खिलजी उस गद्दी पे बैठा हुआ था। तो ये भी एक तुर्क था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन तुर्क यहाँ पे खिलजियों का जो तुर्क है ना, यहाँ पे देखिए सारे के सारे तुर्क मुल्क के लोग हैं, लेकिन जो इलबारी जो तुर्क थे उनकी जो वंश है, ठीक है, अपने वंश को थोड़ा वो श्रेष्ठ मानते थे। और तुर्कों का जो वंश है, ध्यान रखिएगा, अपने से भी नीचे मानते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने खिलजी जो है ना यहाँ पे
तो थोड़ा-सा यहाँ पे वंश को लेके आपको ध्यान में रखना है। होता है ना मैंने आप कह सकते हैं कि नस्लों को लेके, वंश को लेके थोड़ा-सा उनकी कैटेगरी को नीचे डालना। तो तुर्क लोगों को, ख़ासकर तुर्क लोगों में इस खिलजी को उन इल्बारी तुर्कों से नीचे रखा जाता था, ध्यान रखिएगा खिलजी लोगों को। दूसरा है यहाँ पे ध्यान रखिएगा सैनिक योग्यता इस पे काफ़ी अधिक थी और सैनिक योग्यता के कारण ही ध्यान रखिएगा सर-ए-जहाँदार अर्थात शाही अंगरक्षक का पद मिला हुआ था उस बलबन के समय। और आगे चल के देखिए समाना पंजाब का इसको गवर्नर भी बना दिया गया। और फिर यहाँ पे जब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि किस प्रकार से जब मंगोल आक्रमण से इसने सुरक्षा किया हुआ था, तो कैकुदाबाद ध्यान रखिएगा कैकुदाबाद, वहीं कैकुदाबाद आपको ध्यान होगा, ठीक है, ये कोई और नहीं था, ठीक है, बुगरा खां का पुत्र था। तो कैकुदाबाद ने समाना से अर्थात पंजाब से बुलाया कि आओ अब तुम दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही रहो। और इसी समय जब आया वहाँ से तो इसको आरिज मुमालिक अर्थात सेना मंत्री नियुक्त कर दिया गया। इतने बड़े पद पे इसकी नियुक्ति कर दी गई। उसके बाद से कैकुदाबाद ने इसको संस्था खां की उपाधि दी। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे इसका वर्चस्व बढ़ते जा रहा है अपनी योग्यता के दम पे। और फिर इसको बरन का ध्यान रखिएगा राज्यपाल बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट परिवर्तन क्या हो रहा है। अंतिम इल्बारी शासक ध्यान रखिएगा क्यूमर्स की हत्या कर देगा और कैकुदाबाद बेचारा इसको लकवा मार देता है। तो इसी कैकुदाबाद को जब लकवा मारता है तो उसके 3-4 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को राजगद्दी पे बैठाया जाएगा, जिसका संरक्षक के रूप में जलालुद्दीन खिलजी ही रहेगा। तो क्यूमर्स की हत्या करवा देगा। यमुना नदी में इस कैकुदाबाद को, ठीक है, एक चटाई में लपेट के डलवा देगा। बड़ा समझ रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल माना जाता है कि तलवार के दम पे इस जलालुद्दीन खिलजी ने पूरी तरीके से गुलाम वंश का अंत कर दिया और अपना राज्याभिषेक करवाया 1290 ईस्वी में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो राज्याभिषेक करवाया है अपना अपूर्ण किलोखरी में, कुलागढ़ी में वर्तमान में कैकुदाबाद द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। इसकी नीति अजीब सी, चूँकि एक बूढ़ा हो चुका था, लगभग 70 सालों का ये शासक यहाँ पे राजगद्दी पे बैठ रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। बूढ़ा हो चुका था, युद्ध करने लायक बहुत अधिक था नहीं। इसकी नीति यही है कि दूसरों को प्रसन्न करना, हर हाल में, मतलब दूसरों को प्रसन्न करना इन द सेंस कि सिर्फ मुस्लिमों को नहीं बल्कि हिंदुओं को भी ये साथ में लेके चल रहा है। हिंदू जनता के प्रति बिल्कुल ये उदारता से यहाँ पे पेश आ रहा है और ये बोल रहा है कि देखो कोई भी जो राज्य है ना सही अर्थों में इस्लाम नहीं हो सकता है, अर्थात हर तरीके से, चूँकि एक डाइवर्सिटी जहाँ मुल्क कंट्री है इस चीज़ को बाकायदा समझ रहा है, इसीलिए इस तरह का वो स्टेटमेंट भी दे रहा है और बोल रहा है कि जो शासन का आधार है शासित की यहाँ पे इच्छा होना चाहिए, अर्थात जो भी जनता है जिस प्रकार से, ठीक है, बलबन मतलब कैसे यहाँ पे ध्यान रखता था कि भाई आम लोगों को साथ में लेके चलना है, वैसे ही ये भी यहाँ पे ध्यान दे रहा है कि शासक की इच्छा, जो भी जनता है, आम जनता है, जनता की इच्छा पे होनी चाहिए, वही शासन सबसे अच्छा होता है। विशेष अधिकार वर्ग की भूमिका को इसने पूरी तरीके से समाप्त किया। खासकर अमीर वगैरह लोगों को उस समय बिल्कुल विशेष अधिकार से ये लैस थे, तो इन पे वो, ठीक है, चोट करने का प्रयास करता है। इसमें आगे चल के तुर्क, गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों को भी, तुर्क को तो रखना ही देखिए यहाँ पे, इसके साथ साथ गैर तुर्कों को भी रखा और भारतीय मुसलमानों को भी रखा। अर्थात आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो प्रक्रिया रजिया सुल्तान के द्वारा किया गया था कि तुर्कियों का विकेंद्रीकरण करना है, अर्थात तुर्की मूल के साथ साथ गैर तुर्की लोगों को भी यहाँ पे शामिल करना है, और ये कदम आगे निकलता है कि भारतीय मुसलमानों को भी शासन में यहाँ पे शामिल कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके समय एक बड़ा एक, ठीक है, एक अजीब सी घटना आपको देखने के लिए मिलेगा। एक ईरानी फ़कीर होगा, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है सीदी मौला, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी प्रशंसक और अनुयायी, मतलब होता है ना कि बहुत अधिक बढ़ रहे थे। अब सोचिए एक शासक के, अगर एक शासक से अगर किसी व्यक्ति की, ठीक है, अगर प्रतिष्ठा, उसके अनुयायी, ठीक है, उसके प्रशंसक अगर अधिक होंगे तो शासक के लिए खतरे की घंटी पैदा हो जाएगी। और यही चीज़ जलालुद्दीन खिलजी बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपने बेटे अरकली खां को, ध्यान रखिएगा, हाथी से कुचलवा के मरवा दिया। प्रश्न पूछ देगा कि हाथी से कुचलवाने वाला शासक का नाम है या फिर हाथी से किसको कुचलवाया गया था, दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है। विद्रोहियों के प्रति ये दुर्बल नीति अपनाता है, बोलता है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मतलब मैं एक वृद्ध, एक बूढ़ा मुसलमान हूँ, एक शासक हूँ, और ऐसे में दूसरे मुसलमानों की
खून बहाना, ठीक है, मेरे लिए सही साबित नहीं होगा। इसीलिए इसकी एक दुर्बल नीति मानी जाती है, अर्थात अपने विद्रोहियों के प्रति एक दुर्बल नीति अपनाने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अमीर जो लोग हैं ना, इनके विशेष अधिकारों को छीना हुआ है, तो कहीं न कहीं अमीर लोगों से, ठीक है, जो इसका जो संबंध है पूरी तरीके से तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों से जो इसका अधिकार जो छीना गया है, मतलब इतना दिनों से जो इनका अमीरों का अधिकार बना हुआ था, इसने उनका अधिकार छीना हुआ है। अब यही अमीरों को, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, मैंने प्यार से या नहीं तो तलवार के दम पे या फिर धन के दम पे इनको अपने अंडर कंट्रोल में करेगा, और काफ़ी हद तक अलाउद्दीन खिलजी आगे चल के, ठीक है, सफल भी होगा। इसी के समय ध्यान रखिएगा मलिक, ठीक है, छज्जू का यहाँ पे विद्रोह होगा, ध्यान रखिएगा। मलिक छज्जू माना जाता है कि इसका, ठीक है, मतलब कजन ही था। इसको इसने क्षमा कर दिया और क्षमा कर वो यहाँ पे किया। अब इसी की जगह ध्यान रखिएगा जहाँ मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ, आगे चल के आप लोग अलाउद्दीन खिलजी में देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी को इसकी जगह, ठीक है, इनके क्षेत्रों पे, मतलब छज्जू के क्षेत्रों में उसको सूबेदार बना देगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, मंगोलों ने इसके समय आक्रमण किया था और माना गया कि मंगोलों ने लगभग 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। चूँकि इतना बड़ा मंगोल एम्पायर था जो बिल्कुल ही मुस्लिम साम्राज्य को तहस करने, मतलब तहस नहस करने में सब तुला हुआ था। लेकिन आगे चल के उन्हीं मंगोलों के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे मंगोलों के द्वारा देखेंगे तो आप आगे चल के धर्मांतरण की प्रक्रिया से वो सबको गुजार लिया गया, अर्थात मुस्लिम धर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे भी दिल्ली के निकट अब जो भी कन्वर्टेड जो मंगोल थे, मुगलपुर में यहाँ पे बसाया गया और उन्हीं को नवीन मुसलमान के रूप में जाना गया। 1296 में ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इसके, क्योंकि 1296 में इसकी हत्या हो जाती है। यहाँ पे इसको समझना है आपको, ठीक है। 1296 में दक्षिण भारत के अभियान के लिए, ठीक है, ये आक्रमण करने के लिए ये जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब इतिहासकारों में अलग अलग मत है कि अलाउद्दीन खिलजी से पूछ के जाएगा कि नहीं पूछ के जाएगा। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि पूछ के नहीं जाएगा। तो वहाँ का शासक होगा देवगिरी का, यहाँ पे शासक होगा रामचंद्र देव। वहाँ से ये अपार धन संपत्ति को यहाँ पे लूट के आएगा, और उस संपत्ति को माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा अर्थात अपने ससुर जी को, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं देता है, जिसकी वजह से बेचारा, ठीक है, उसको समस्या तो आएगी ही आएगी। क्योंकि एक शासक के अधीन कोई अगर, ठीक है, चाहे सूबेदार है चाहे कोई इक़्तेदार है, अगर किसी भी क्षेत्र को जीत रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा भाग शासक को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ था। और आगे हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी में 1296 में, देखिए इसकी हत्या यहाँ पे कर दी जाएगी, ठीक है, इसके या भतीजा कह लीजिए या फिर दामाद कह लीजिए, कड़ा मानिकपुर, वर्तमान में प्रयाग में। इसी धन को लेकर यहाँ पे बोला जाता है कि उसको बुलाया जाएगा कि भाई आइए, ठीक है, चाचा जी, ससुर जी, आइए हमारे पास, सारा धन ले जाइए, हम आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं कि हमने युद्ध में एक जीता हुआ बहुत बड़ा भाग आपको नहीं दिया हुआ है। और जाएगा और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको धोखे से इसके अपने लोगों के द्वारा यहाँ पे मरवा दिया जाएगा। अब इसकी कहानी यही ख़त्म होती है, ठीक है। 1296 में इसकी हत्या कर दी जाएगी। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के क्लास का, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख पा रहे हैं। 1296 से लेकर 1316 तक लगभग इसका भी टाइम पीरियड 20 सालों का टाइम पीरियड है, लेकिन बहुत ही ये उथल पुथल का टाइम है। अब इस अलाउद्दीन खिलजी को लेकर अलग अलग, मैंने जैसे बताया था कि शुरू में देखेंगे आप, ठीक है, तो अलग अलग माइंडसेट है। लेकिन फाइनली इतिहासकारों के द्वारा इसको, मैंने शुरू में बताया हुआ था कि इसको मुस्लिम साम्राज्य का एक वास्तविक संगठनकर्ता के रूप में रखा जाता है। प्रशासनिक केंद्रीकृत व्यवस्था को सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका आती है। आर्थिक भू राजस्व नीति को शानदार तरीके से, खासकर इसकी बाजार जो नीति को लेके, और खासकर इसके उत्तर से लेके दक्षिण भारत के अभियानों के लिए, ठीक है, काफ़ी इसको यहाँ पे जाना जाता है कि उत्तर भारत में जो भी क्षेत्र थे, चूँकि इन पे दिल्ली से शासन प्रशासन को चलाना काफ़ी आसान हुआ करता था। इस चीज़ को आप लोग समझते चलिए। तो दिल्ली से शासन प्रशासन को यहाँ पे चलाना आसान होता था, तो इसीलिए इनके खिलाफ देखेंगे तो बिल्कुल ही वो कठोरता की नीति को अपना के यहाँ पे चलेगा। लेकिन दक्षिण के क्षेत्रों में वो बिल्कुल उदारता की नीति को अपनाते हुए एक एक शासकों को बिल्कुल एक कड़ी की तरह जोड़ते जाएगा कि पहले इसको निपटाएगा। जैसे देवगिरी है, देवगिरी को निपटाएगा, फिर इसको अपना दोस्त बना लेगा, फिर उसके बाद वारंगल में अटैक करवाएगा, फिर उसको दोस्त बना लेगा। अब वारंगल में जब अटैक करेगा तो देवगिरी वाला सहयोग करेगा, और वारंगल में जब अटैक करेगा, ध्यान रखिएगा, तो देवगिरी वाला सहयोग करेगा। उसी तरीके से आगे जब होयसल में इधर अटैक करेगा तो यहाँ पे वारंगल का शासक इसको सपोर्ट करेगा। वैसे ही नीचे यहाँ मदुरा,
पांड्य के क्षेत्रों में जब अटैक करेगा तो होयसल का जो शासक यहाँ पे इसको सहयोग करेगा। तो देख पा रहे हैं इस तरह की नीतियों को पूरी तरीके से अपने इन क्षेत्रों को ठीक है मिलाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ठीक है यातायात को दूरी को लेके कह लीजिए, उस समय घोड़ों से सवारी करना होता था, ट्रेन वगैरह फरारी की तो सुविधा थी नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे तो इनको ठीक है कर से बांध दिया कि भाई तुमको एक कर के रूप में नजराना के रूप में तुमको हमको देते रहना है। कुल मिला के यही मामला है इस अलाउद्दीन खिलजी का, हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे डायमेंशन आप देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा डायमेंशन के अंतर्गत मैं इसको करा रहा हूँ। इसका इतिहास देख लेंगे बेसिक बैकग्राउंड के रूप में, इसके समक्ष समस्याएं कौन कौन सी थी, इसका राजत्व सिद्धांत क्या था, बिल्कुल जैसे बलबन का राजत्व सिद्धांत हुआ करता था उससे भी कठोर देखेंगे तो इस अलाउद्दीन खिलजी का सिद्धांत हुआ मतलब करता था। इसमें उलमाओं के द्वारा माना गया कि इस राजत्व सिद्धांत के तहत ही अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था। देखेंगे इसमें क्या सच्चाई है। उसके बाद इसका आर्थिक सुधार में जो जो दो सबसे बड़ा सुधार है, एक भू राजस्व नीति को लेके जिसके वजह से यहाँ पे पूरी तरीके से मिडिल वर्ग को डैमेज करने का प्रयास करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बाजार नियंत्रण। इसकी जो बार बार यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, आखिर क्या था ये बाजार नियंत्रण, जानेंगे। उसके बाद से सेना में सुधार करेगा, प्रशासन और वास्तुकला के भी क्षेत्र में देखेंगे, कुछ अलाई दरवाजा वगैरह, सीरी का महल वगैरह, ठीक है, कुछ किलो वगैरह के यहाँ पे निर्माण करवाएगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे साम्राज्य विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कैसे करेगा, कैसे यहाँ पे किन किन क्षेत्रों पे अटैक करेगा, कौन कौन से वहाँ पे शासक होंगे और किन किन शासकों के खिलाफ कौन कौन सी नीतियाँ अपनाएगा, सारे ही चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के बीच इसका टाइम पीरियड है। यहाँ पे है इस अलाउद्दीन खिलजी का जहाँ पे वो डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा, शासन प्रशासन को चलाता था। ये है डायरेक्ट जहाँ पे वो शासन प्रशासन चला रहा है। और नीचे देखेंगे ना, इधर इधर देवगिरी हो जाएगा, इधर वारंगल हो जाएगा, इधर होयसल हो जाएगा और इधर मदुरा हो जाएगा। यहाँ पे इन क्षेत्रों में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आगे चल के जब तुगलक वंश का जो शासक आएगा, जिसको एक पागल शासक के रूप में इतिहासकारों के द्वारा वर्णित किया जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके समय दिल्ली सल्तनत का एक बहुत बड़ा रूप आपको दिखाई देगा, इन सारे क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत में मिला लेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसका पिता का नाम है शहाबुद्दीन खिलजी, बचपन का नाम इसका पूछा जाता है अली गुरसास पे, ध्यान रखिएगा। भतीजा कह लीजिए, दामाद है किसका है, जलालुद्दीन खिलजी का। चूंकि मुस्लिमों में ब्लड रिलेशन को छोड़ के, जैसा कि आपको भी पता है कि वहाँ पे वैवाहिक संबंध बनता ही बनता है, तो अपने ही चाचा के बेटी से, ठीक है, इसका शादी हो गया जलालुद्दीन खिलजी के बेटी से। अब शादी हुआ तो जलालुद्दीन खिलजी देखिए जब गद्दी पे बैठा तो इसका दामाद भी है, भतीजा भी है, कुछ ना कुछ इसको पद भी देगा। तो इसीलिए इसको जो पद देगा अमीर तुजू का इसको पद दिया जाएगा, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ रहा है, मल्लुक छज्जू का यहाँ पे विद्रोह होगा। अब मल्लुक छज्जू का जो विद्रोह होता है, ध्यान रखिएगा, कड़ा और मानिकपुर के क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वो भी इसका कजन होता है, ध्यान रखिएगा। तो भेजेगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे भेजा जाएगा। थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी, उतना आपको ध्यान नहीं देना है, भेजा जाएगा और फाइनली निष्कर्ष यही निकलेगा कि इसको यहाँ पे माफ़ कर देगा और इसको मुल्तान की तरफ भेज दिया जाएगा छज्जू को। और यहाँ पे देखिए कड़ा और मानिकपुर, समझ रहे, यूपी का एक गंगा के अपवाह जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर दक्षिण में दोनों एक बहुत बड़ा एरिया है ये। यहाँ पे इसको, ठीक है, सूबेदार इसको बना दिया जाएगा, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को। अब जब ये सूबेदार बनाया जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसका रिलेशन अलाउद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी से दामाद भी है और भतीजा भी है। तो इस संदर्भ में पूरा होता है ना कि जो शासक के जितने नज़दीक होते हैं, ठीक है, वो उसका, ठीक है, फायदा भी अगर योग्य है तो उतना उठाना यहाँ पे जानते ही जानते हैं। और इसी कड़ी में वो भीलसा, चंदेरी एवं देवगिरी का सफल अभियान करेगा। अब इस सफल अभियान में आप देखेंगे तो काफ़ी धन इकट्ठा करेगा वो। धन यही है ना कि जब बहुत अधिक धन होता है तो मन भी बढ़ता है। और दूसरी तरफ एक योग्य शासक के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को लग रहा था कि भाई हमारे ससुरी से बहुत सारे अमीर लोग नाराज चल रहे हैं, उसका बाकायदा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। और इतिहासकारों के द्वारा वह भी माना जाता है कि वो चाहता था कि भाई अलग सेपरेट होकर जलालुद्दीन खिलजी से अलग ही अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके वहाँ पे शासन प्रशासन को चलाए। लेकिन यहाँ पे जब इसका पास धन आया, ठीक है, मजबूती के साथ वो खड़ा हुआ, देख पा रहे हैं यहाँ पे देवगिरी का तो कोई धन भेजा ही नहीं, भीलसा और चंदेरी में जो, ठीक है, लूटा हुआ जो क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लूटा हुआ क्षेत्र था उसका 1/5 भाग दिया और देवगिरी में सारा का सारा अपने पचा गया, समझिए।
तो जब भिलसा और चंदेरी का जब युद्ध अभियान किया था तो इसको अवध का भी 1/5 भाग जब अपने ससुर जी को दिया था जलालुद्दीन खिलजी को, तो अवध का भी इसको सूबेदारी यहाँ पे दे दी गई थी। लेकिन देवगिरी एक बहुत इसका सफल अभियानों में से एक था, जहाँ पे समझ रहे हैं ना, देवगिरी वर्तमान में महाराष्ट्र का, ठीक है, और जो क्षेत्र है दायमाबाद वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैंने हड़प्पा काल वाला, ठीक है। तो देवगिरी महाराष्ट्र में वर्तमान में स्थित है। वहाँ पे बहुत सफल अभियान किया हुआ था, बहुत सारा धन मिला हुआ था, और माना जाता है कि उसी धन ने उसका मनोबल बढ़ा दिया कि अब भाई हम शासन प्रशासन को चलाने के लिए बिल्कुल हम ये योग्य यहाँ पे हो चुके हैं। देख पा रहे हैं यहीं ये दौलताबाद, ठीक है, दैमाबाद दौलताबाद वही सारा एरिया है। 1296 में देखिए देवगिरी के यहाँ पे शासक रामचंद्र देव से अपार धन संपत्ति प्राप्त करेगा, और फिर यहाँ पे अब इसकी कहानी शुरू हो जाएगी। जलालुद्दीन की हत्या यहाँ पे कर दी जाएगी 22 अक्टूबर 1296 में। अब इसमें, ठीक है, देखेंगे तो कहानी वगैरह में बताया जाता है कि क्योंकि वहाँ से, ठीक है, देवगिरी से बहुत सारा धन लूट के लेकर आया हुआ था और चला गया था सीधे अपने कड़ा के क्षेत्र में, कड़ा मानिकपुर के क्षेत्रों में। जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी को पता चला, बहुत इससे नाराज हुआ। तो अब ये चाल चलेगा कि भाई चाचा जी आइए, ससुर जी आइए, हमारे पास आइए, सारा धन रखा है, हम आपके पास नहीं जा सकते हैं, हम बहुत, ठीक है, आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। कुछ इस टाइप का यहाँ पे भाव दिखाया जाएगा। लेकिन मामला कुल मिला के यही है कि देखिए अब तो ये बिल्कुल मूड में आ चुका है कि भाई हमको निपटाना है किसी भी हद तक, इसीलिए धोखे से उसको बुला के मारा जाता है। लेकिन दूसरे इतिहासकारों का यह भी पक्ष है कि इसके पास, ठीक है, इतना धन संपत्ति यहाँ पे आज गया था, और जलालुद्दीन खिलजी की लोकप्रियता बहुत अधिक नहीं थी अमीरों के बीच, इसीलिए उसको लगा कि देखेंगे आगे बोलेगा अपने रजत सिद्धांत में कि शासन सत्ता को चलाने के लिए जनता का सहयोग जरूरी नहीं है, शासन सत्ता को चलाने के लिए अमीरों का सहयोग जरूरी है, शासन प्रशासन को चलाने के लिए ईश्वर की सत्ता की जरूरत नहीं है, बल्कि अमीर उलेमाओं की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, और इसी नीति को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते चलिए, कोई चीज़ आपको दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे देख रहे हैं 1296 में ये हत्या करवा देगा। अब यहाँ पे समझना है, देखिए मोहम्मद सलीम तथा इख्तियार हुद इसमें पूरी तरीके से उसका साथ दिया। सब हत्या करवाने में होता है ना, गले मिलना और पीछे से छुरा घुपवा देना, तो कुछ यही काम किया है इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के साथ। राज्याभिषेक करवाया 22 अक्टूबर 1296 को। मैंने ऐसा माना गया इतिहासकारों के द्वारा, इसका बहुत विभत्स वर्णन किया गया था। एक तरफ उसकी, ठीक है, गला काट के, गर्दन काट के, अभी उसका ब्लड टप टप गिर रहा था, और उसी क्षेत्र में देखिए अपना क्या कर रहा है, राज्याभिषेक करवा रहा है। कहाँ पे? तो बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसी के समय, ठीक है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, मुस्लिम राज्य एक संगठित कह सकते हैं, बहुत संगठित हो गया, केंद्रीकृत हो गया, क्योंकि शासक की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई और शक्तिशाली भी हो गया, और ये कई प्रकार का उपाधि धारण करेगा अलग अलग समय में। जैसे सिकंदर एसानी, इसके युद्ध अभियानों से प्रभावित होकर अमीर खुसरो के द्वारा, क्योंकि ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 8 पीढ़ियों के शासन को देखा है। तो यहाँ पे अब अलाउद्दीन खिलजी का नंबर आ रहा है। सिकंदर एसानी की उपाधि देगा, अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि देगा। दूसरा यहाँ पे देखिए मुस्लिम खलीफा से भी अपने संबंध जोड़ेगा, यामीन उल खिलाफत नासरी उल मोमिन का यहाँ पे उपाधि लेगा। सुल्तान की उपाधि ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी नहीं लेगा, बल्कि वो, ठीक है, खलीफा के अंदर ही यहाँ पे, ठीक है, उपाधि लेगा। आगे देखेंगे किन किन परिस्थितियों में इसको ये सारा उपाधि मिला हुआ, बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष समस्याएं क्या क्या है यहाँ पे, इन समस्याओं को आपको समझने का यहाँ पे प्रयास करना है। जैसे पूरे अगर भारत के, अगर आप मैप को देखिए तो आसपास के ये है दिल्ली, और आसपास के क्षेत्र यहाँ पे बिल्कुल अपना ये स्वतंत्र विचरण कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने भी एक बहुत बड़े एरिया पे शासन नहीं किया था, यही एरिया उसका बचा हुआ था। तो ये सब जो एरिया है ना, यहाँ पे स्वतंत्र शासक के रूप में यहाँ पे बिल्कुल ये स्टेबलाइज हो चुके थे। आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी, तो करों का आगमन भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसीलिए, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा। जो भी राजपूत शासक हैं, हिंदू शासक हैं, उनको, ठीक है, पराजित करके अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, ठीक है, पूरी तरीके से डरा धमका के तलवार के दम पे अपने अंडर कंट्रोल करेगा। बहुत ही माने कट्टरता के रूप में इसीलिए इसको जाना जाता है कि इतने निर्दोष लोगों को, ठीक है, इसने हत्या किया या फिर हत्या करवाया है। और बाकायदा ये, ठीक है, उलूग खां, नुसरत खां, कुछ ऐसे नाम भी आएगा, और आगे चल के इसका योग्य जो दास के रूप में, गुलाम के रूप में मलिक कफूर का भी नाम आएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए, ठीक है।
उसके बाद से यहाँ पे दक्षिण अभियान मैंने बताया हुआ था कि दक्षिण अभियान में किस प्रकार से एक चैन नीति को अपनाते हुए सहयोगात्मक नीति के तहत, ठीक है, दक्षिण भारत से एक बहुत बड़ा कर वसूलने का प्रयास किया। मंगोलों का आक्रमण इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज था। तो आंतरिक नीति को लेकर अलाउद्दीन खिलजी का यही मानना था कि बिल्कुल ही आंतरिक नीति को लेके एक दमन का नीति को अपनाते हुए उनको अपने में, ठीक है, क्षेत्रों को मिलाने वाली नीति को अपनाते हुए उसने पूरी तरीके से नीति बनाया, लेकिन बाह्य नीति को डिफेंसिव मोड में लिया, अर्थात मंगोले से वो लड़ा नहीं बल्कि उनके विरुद्ध सुरक्षात्मक नीति का उपाय करने का प्रयास करेगा। तो हम लोग जानेंगे कैसे कर रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे उदारवादी शासक, देख पा रहे हैं ना, जलालुद्दीन की हत्या की है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, उदारवादी शासक जलालुद्दीन की हत्या की है, और एक ऐसा जलालुद्दीन खिलजी था, ध्यान रखिएगा, कि जिसका अमीरों से ही सिर्फ नहीं पड़ता था बल्कि जनता में तो उसकी लोकप्रियता थी। इसीलिए प्रजा और अमीर की सहानुभूति यहाँ पे प्राप्त करना इसके लिए आसान नहीं था कि भाई इसको कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक हत्यारा के रूप में एस्टेब्लाइज हुआ था। अपने रिश्तेदार, समझ रहे हैं ना, अपने मतलब चाचा की हत्या करके गद्दी पे बैठ रहा था। तो अब जरूरी है ना यहाँ पे कि प्रजा का जो भी आसपास के, जो सिंहासन के आसपास मंत्री हो गया, अमीर हो गया, उलेमा हो गया, जो भी लोग बैठते हैं उनकी रजामंदी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को अलाउद्दीन खिलजी भली भांति समझता है। इसीलिए इसको लगा कि देखो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए अमीरों की शक्ति को यहाँ पे क्या करना है, तो उनके, ठीक है, अंकुश लगाना है, उनकी महत्वाकांक्षा पे अंकुश लगाना है। और उसके लिए चूँकि बहुत सारा धन तो इकट्ठा किया ही था, शासक भी बन गया, तो धन के बल पे इनको पूरी तरीके से अपने में मिलाने का प्रयास किया और काफ़ी इसमें सफल भी हुआ। उसके बाद से प्रशासनिक आर्थिक व्यवस्था को ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से उस समय देखा जाए तो भंग ही हो चुका था। अब ये जो प्रशासनिक आर्थिक व्यवस्था है बड़ी कठोरता से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया, जैसे कि कभी बलबन ने लागू किया था, लेकिन ये तो बलबन से कहीं एक कदम आगे निकल जाएगा। दक्षिण भारत की शक्तियाँ कोई महत्व नहीं देती थी, और दक्षिण भारत की शक्तियों में एक सबसे बड़ा डिमेरिट था कि ये सब भी आपस में लड़ रहा था। ये दक्षिण में आपस में सब, ठीक है, सीमा विवाद को लेकर सबसे बड़ी समस्या थी। पांड्य शासकों में देखेंगे तो ये तो उत्तराधिकारी को लेकर दो जो राजकुमार है सब अपने में भिड़ गया है, तो इसका फायदा उठाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। कोई महत्व नहीं देता था सब। उत्तर भारत में कई राज्य स्वतंत्र हो चुके थे, इनको भी अपने अंडर कंट्रोल में करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज था। और मंगोल आक्रमण से बचाव, ये भी सबसे बड़ी समस्या था। देख पा रहे हैं ना, मंगोल आक्रमण से बचाव कि हर हाल में, ठीक है, 3-3 आक्रमण होगा इसके समय देखेंगे, लेकिन डिफेंसिव मोड में आके, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और इस संदर्भ में इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को माना भी जाता है कि कम से कम चलो अपने तो जो भी किया, मंगोलों को भारत में आने नहीं दिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका समाधान कैसे किया गया। समस्या तो देख लिए, अब समाधान देख लिए। नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है, समाधान है राजत्व सिद्धांत। सबसे बड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा राजत्व सिद्धांत। इसने शासक की निरंकुशता पे यहाँ पे बल दिया, धर्म और राजनीति का पूरी तरीके से पृथक्करण कर दिया, और साम्राज्यवाद को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया। अब तीनों चीज़ों को समझ जाइए, यहाँ पे रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर इस तरह की नीति को क्यों अपना रहा है। शासक की निरंकुशता का क्या मतलब है, तो शासन की सत्ता को पूरी तरीके से सर्वोपरि बताएगा। कोई भी शासन में ईश्वर की सत्ता को भी ठुकरा के चलेगा, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो है यहाँ पे शासक ही करेगा। और अगर शासक उस राजगद्दी पे बैठा है तो सर्वोपरि है, उसको, ठीक है, मतलब किसी से कुछ पूछने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जनता बिल्कुल उसके नीचे है, अमीर बिल्कुल उसके नीचे हैं, और बोल रहा है कि देखो सत्ता अगर पाना है ना, तो न ईश्वर की इसमें इच्छा होती है, न जनता का सहयोग होता है, बल्कि शासन तो अमीर उलेमाओं के सहयोग से यहाँ पे पाया जा सकता है। और इसके लिए बहुत बड़ा धन की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने किया। बिल्कुल वो प्रैक्टिकल बात यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए बिल्कुल एक यथार्थवादी शासक के रूप में इसको जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, कि जी बिल्कुल प्रैक्टिकल पे इसने बल दिया। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे राज्य एवं सरकार में बोलता है कि कोई अंतर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं होता है ना, मैं ही राज्य हूँ। जैसे कि आपको कभी याद होगा, अगर आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति को पढ़ा होगा, तो जैसे वहाँ पे, ठीक है, लुई 14 कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट देता है कि मैं ही राज्य हूँ, राज्य में ही, समझ रहे हैं, पूरी की पूरी यहाँ पे शक्ति केंद्रीकृत है यहाँ पे। और चूंकि राज्य का एक वास्तविक संचालनकर्ता के रूप में बिल्कुल ही एक शासक के रूप में मौजूद है, अर्थात शासक ही राज्य है, राज्य ही शासक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। जातीय श्रेष्ठता पे बहुत अधिक इसने बल नहीं दिया, चूंकि खिलजियों का मैंने बताया था कि जो इलबारी जो तुर्क थे,
जो ठीक है बलबन वंश के ठीक है जो भी वंशज थे, उनसे इसकी जो कैटेगरी थी खिलजियों की नीची थी, इसीलिए जातीय श्रेष्ठता पे बहुत अधिक बल नहीं दिया। कुलीनता की नीति को पूरी तरीके से परित्याग कर दिया और बिल्कुल यहाँ पे एक सबसे बड़ा इसका एक ठीक है कह सकते हैं कि अचीवमेंट के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है कि इसने योग्यता पर बल दिया। जिन किसी अधिकारियों को यहाँ पे रखा अपने शासन प्रशासन में चलाने के लिए, ठीक है योग्यता पे ही यहाँ पे बल दिया। बोला कि सुल्तान का कोई संबंध ही नहीं है। बिल्कुल समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे कि बलबन ने न्याय व्यवस्था को लेकर बोला हुआ था कि कोई भी हमारे सगे संबंधी और डजेंट मैटर, कोई भी इक़्तिदार हो, सूबेदार हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। कुछ यही भाव इस अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में आपको दिखाई देता है। देखिए नेक्स्ट, धर्म और राजनीति का पृथक्करण करना। देखिए ठीक है, देखिए क्या लिख रहा है, कर मैं नहीं जानता कि शरअ के अनुसार क्या उचित है क्या अनुचित है। मतलब मैं नहीं जानता कि शरअ माने शरीयत में क्या लिखा है, किसी राज्य को चलाने को लेके या फिर धर्म से संबंधित क्या बातें लिखी है, मैं उस बात को कुछ भी नहीं मानता। मैं नहीं जानता कि क्या विधि सम्मत है क्या विधि सम्मत नहीं है। मैं फाइनली वही कार्य करूँगा जो राज्य के हित में है। ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पे दे देता है। अर्थात ई स्टेटमेंट देने से क्या होगा कि देखिए जो भी उलेमाओं का जो हस्तक्षेप था इसकी प्रशासनिक नीतियों से पूरी तरीके से दूर हो जाएगा, क्योंकि इनको पहले चेता देता है, दरकिनार कर देता है। अब ये सब बड़ा परेशान हो जाता है कि आखिर क्यों कर रहा है भाई। अभी तक तो जितना भी शासक आया हमारा प्रभाव अच्छा खासा रहता था, धर्म के नाम पे रहता था, लेकिन ये अगर ऐसा कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता है। तो ऐसा ठीक है ना आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा शासक नया धर्म को चलाना चाहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ऐसा नहीं है, नया धर्म को चलाना नहीं चाहता था, बल्कि अपनी निरंकुशता को स्टेबलाइज करने के लिए वो किसी भी प्रकार का विकेंद्रीकरण करने के लिए तैयार नहीं था। और इस कदम में ठीक है यहाँ पे देख पा रहे हैं उलेमाओं के हस्तक्षेप को उसने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, धर्म से पूरी तरीके से पृथक्करण नहीं किया, खलीफा से संबंध स्थापित रखा। बोलते हैं ना कि पानी में रह के मगर मत्स्य से बैर, इस चीज़ को भली भांति अलाउद्दीन खिलजी भी जान रहा है। उलेमाओं को तो किनारे कर रहा है, लेकिन मुस्लिम जो धर्म गुरु सबसे ऊपर खलीफा बैठा है उससे अपना संबंध जोड़ने का प्रयास किया और उपाधि भी लिया। और उपाधि सुल्तान का नहीं लिया बल्कि यामीन उल खिलाफत नासिर उल मोमिनीन का, अर्थात खलीफा का नायब। मैंने होता था पहले सुल्तान का नायब, अभी सुल्तान का नायब नहीं बल्कि खलीफा का नायब के रूप में। ये नायब बहुत बड़ा पद होता है, ध्यान रखिएगा ठीक है, जो पूरी कानूनी अधिकार कह सकते हैं, प्रशासनिक अधिकार कह सकते हैं, इसी के अंडर कंट्रोल में होता है। तो बोलते हैं हमको सुल्तान का पद नहीं चाहिए, बहुत ले चुके हैं, हमें खलीफा का नायब बनना है। कुल मिला के देखिए यहाँ पे खलीफा को भी भाव दे रहा है, अर्थात सांप भी मर जाए लाठी नहीं टूटे, उलेमाओं का हस्तक्षेप भी नहीं रहे। और खलीफा तो ऊपर है ना, खलीफा तो उधर बैठा है, पश्चिम एशिया में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं उसकी नीतियों को। धर्म पर राज्य का ठीक है नियंत्रण यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जैसे फ्रांस में कभी हुआ करता था कि किस प्रकार से वहाँ पे कैथोलिक धर्म का बिल्कुल मतलब राज्य से ऊपर, शासक से ऊपर अगर प्रभाव होता था तो उस धर्म का होता था। इस चीज़ को भले भांति ये समझ रहा है, जान रहा है, बोलता धर्म पर राज्य का नियंत्रण नहीं हो किसी भी प्रकार का, अर्थात राज्य जो है ना, राज्य है धर्म से बिल्कुल ऊपर है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे साम्राज्यवाद। अब कैसे साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, तो बोलेगा देखो साम्राज्य विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका कोई अंत नहीं है। तब तक युद्ध करते रहो जब तक तुम्हारे बाहुबल में दम हो, और तब तक उनको मारते काटते रहो जब तक वो ठीक है कमज़ोर हो, क्योंकि ठीक है आदमी कमज़ोरों को ही मारेगा काटेगा। तो इस टाइप का भाव है इस साम्राज्यवादी विस्तार नीति के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का। और देख पा रहे हैं अमीर खुसरो या इसी संदर्भ में बोलता है तो ये विश्व विजय करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, और इसी के एवज में इसको द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी यहाँ पे दिया गया। ये दूसरा इसका है कि भाई संसाधनों में वृद्धि होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो संसाधनों में वृद्धि अगर नहीं होगा तो राज्य कमज़ोर हो जाएगा। और इन संसाधनों में वृद्धि करने के लिए हमें साम्राज्यवादी नीति को अपनाना होगा। जहाँ जहाँ कमज़ोर शासक हैं उनको ठीक है मार पीट के तलवार के दम पे उनको अपने अंडर कंट्रोल में करना होगा, नहीं तो वे फिर स्वतः आज़ाद हो जाएंगे। और दूसरा विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए के रखने के लिए, ये मैंने वो वाला भाव नहीं है कि अशोक टाइप का कि भाई अगर अपनी प्रजा पे लोगों पे अगर राज करना हो तो उनके दिलों पे राज करो, तलवार के दम पे नहीं। बोलेगा नहीं, हम तो राज करेंगे तलवार के दम पे, क्योंकि ये पुनः हमसे अलग हो जाएंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे
धन के महत्व बोलता है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इसी धन की वजह से वो शासक बना हुआ था। तो इसका कैसे उपयोग करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ से लाना है, किन-किन क्षेत्रों से लाना है, इस चीज़ को अलाउद्दीन खिलजी भली-भाँति जान रहा है। और यही चीज़ तो देखिए वो अपना के चल रहा है। जन कल्याण को लेके यहाँ पे बोल रहा है कि शासक का कर्तव्य है कि जन कल्याण करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें जनता की बहुत अधिक भागीदारी को ठीक है डिनाई करने का प्रयास कर रहा है। जनता को बोल रहा है आप लोग कर दीजिए भाई, तुम लोग कर दो, भू राजस्व के रूप में तुम्हारा कल्याण होगा और राज्य का कल्याण होगा, ठीक है, तुम्हारा भी कल्याण होगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार जो सबसे बड़ा ठीक है परिवर्तन के रूप में इसको जाना जाता है, इसकी जो जानकारी है तारीख है फिरोजा शाही में मिलती है, क्योंकि प्रीलिम्स वगैरह में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। भू राजस्व के क्षेत्र में देख सकते हैं, चाहे हम लोग बाजार नियंत्रण के क्षेत्र में देख सकते हैं। देखते हैं हम लोग बारी बारी से कि भू राजस्व नीति इसकी क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे भू राजस्व नीति के अंतर्गत साम्राज्यवादी अवधारणा से परिचालित हो रही है, अर्थात ये दो भी काम है ना, भू राजस्व नीति है और फिर आप यहाँ पे बाजार नियंत्रण नीति को लेकर ले लीजिए। यहाँ पे अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत है इसको लेकर, लेकिन फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि जो दोनों ही गतिविधियाँ यहाँ पे शामिल हो रही है वो एक ही चीज़ से कि साम्राज्यवादी हितों से। अब साम्राज्यवादी हितों से कैसे, क्योंकि किसी भी एरिया में अगर अपने साम्राज्य का अपना प्रचार प्रसार करना, अपना विस्तार करना है, तो एक बहुत बड़ी सेना की ज़रूरत होगी। और उस सेना को ध्यान रखने के लिए बाकायदा अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक होगा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहली बार अस्थाई सेना रखेगा और उनको बाकायदा वेतन भी देगा, नगद के रूप में उनको वेतन भी देगा, और वेतन को बहुत अधिक ठीक है देना ना पड़े, ताकि उनकी दैनिक आवश्यकताएं ठीक है बाज़ारों से पूरा हो जाए। तो सब्सिडाइज के रूप में इस बाजार नियंत्रण को भी लाने का प्रयास करेगा। इसीलिए यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है कि उसकी भू राजस्व और बाजार नियंत्रण जो नीति है बिल्कुल सैनिक गतिविधियों से परिचालित होती है, और इसमें कहीं न कहीं देखिए बहुत अधिक प्रामाणिकता भी है, एग्जाम इसको बार बार पूछता भी है। यहाँ पे देख पा रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भू राजस्व नीति। देख पा रहे हैं अब साम्राज्यवादी अवधारणा। उम्मीद है आप लोग अब समझ गए होंगे कि साम्राज्यवादी अवधारणा कैसे ठीक है भू राजस्व नीति से यहाँ पे परिचालित हो रही थी। देखिए सेना के लिए यहाँ पे आर्थिक संसाधन की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी सेना ठीक है उनका मोटिवेशन के लिए जब तक उनको सैलरी नहीं देंगे, सारी फैसिलिटी नहीं देंगे, कोई सेना लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकती है। इस चीज़ को अलाउद्दीन खिलजी भली भांति समझता था। राज्य की आमदनी का प्रमुख जो स्रोत था भू राजस्व था। अब उसको लगा कि भू राजस्व अगर है तो जितना हो सकता है भू राजस्व की वसूली किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा इसका जो टारगेट था मध्य ठीक है माने मध्यस्थ, जो बिचौलिए जो लोग थे ये बहुत परेशान करते थे। ये मध्यस्थ का ठीक है आगे हम लोग देखेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट दूसरे टाइप का था कि ये लोग किसानों से भी कर वसूला करते थे। किसानों से जो लोग लगान वसूल के राजकोष में जब ये जमा करते थे तो उसका भी कुछ भाग इनको ठीक है कह सकते हैं कि वेतन के रूप में एक बहुत बड़ा भाग इनको दिया जाता था। इनके पास काफ़ी पैसा आ गया था और अलाउद्दीन खिलजी को यही लगता था कि जो भी पैसा आना चाहिए, धन होना चाहिए, राज्य के पास ही होना चाहिए। समझ रहा था ना, अपने समझ रहा था कि भाई मेरे पास आया तो मैंने क्या किया। इसीलिए बोलता है कि षड्यंत्र और विद्रोह हमेशा बना रहता है। जिसके पास भी पैसा आए तो मध्यस्थों का दमन भी करेगा। बाकायदा ये जो मध्यस्थ बहुत उस समय अच्छे खासी स्थिति में थे। इतिहासकारों के द्वारा बोला भी जाता है इन मध्यस्थों को लेकर कि ये अरबी घोड़े में घूमते थे, सोने से सुसज्जित एकदम मतलब होता है ना पूरा मेंटेन करके बैठते थे, पान खाटे घोड़े पे बैठते थे। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व नीति लाया तो उनकी स्थिति बेहद ही खराब हो गई थी। उनकी महिलाओं को दूसरे मुस्लिमों के घर जाके काम करना पड़ा था। तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के तो बातों को कहाँ ही जाता था। अमीर आदमी है, ध्यान रखिएगा, कितना भी गरीब होगा ठीक है तो बाकी जो किसान है उससे तो सबकी स्थिति अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि षड्यंत्र और विद्रोह को लेकर हमेशा इसको डर था। इसीलिए भू राजस्व नीति के तहत इनको डैमेज करने का प्रयास करेगा। किसानों से ठीक है बहुत वसूलेगा ठीक है, लेकिन किसानों की कमाई कितनी होती है। इसीलिए देख पा रहे धन के संकेंद्रण को इनको रोकना था हर हाल में। पृथक विभाग की स्थापना भी करवाया, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनवा दीजिए, बहुत सारे लोगों की नियुक्ति कर दीजिए, बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति कर दीजिए, तभी जाके वो स्वतः कार्य करने लगेगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी जो एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखते चलिए। आमिल हो गया, मुशरिफ हो गया, नबी सिंधा हो गया, ये ऐसे अधिकारी थे। विभाग है यहाँ पे दीवाने मुस्तकराज, बकाया भू राजस्व वसूली के लिए इसको बनाया गया था दीवाने मुस्तकराज। उसके बाद से दीवाने रियासत आर्थिक गतिविधियों पे ये देख रेख करता था। अब देखिए यहाँ पे सुधार के चरण कैसे कैसे सुधार कर रहा है, इसमें बहुत सारा फैक्ट आ जाएगा, रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
पहला अनुदान भूमि पर नियंत्रण। पहले क्या होता था ना कि पहले के शासकों ने अर्थात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहले के जो शासक थे, जो भी एक बड़ा वर्ग होता था, उनको खुश रखने के लिए वो लोग कर मुक्त उनको भूमि देता था कि लीजिए, ठीक है, बस भाई मने वो होता है ना कि सरकार बनाने के लिए आपका फेवर चाहिए, आपको बदले में जो चाहिए वो लीजिए। तो कर मुक्त भूमि दिया जाता था, जैसे कि मिल्क नाम दिया गया, इनाम नाम दिया गया, वक्फ नाम दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी इस चीज़ को बड़ा अच्छी तरीके से देख रहा था, बोल रहा था अच्छा ये बात है, तुमको तो भाई निपटाऊंगा। और देख पा रहे हैं पूरी की पूरी इनकी भूमि को बोला, फरमान निकाल के इनकी भूमि को जब्त कर लिया और सरकारी भूमि अर्थात खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। इससे क्या होगा तो देखिए, अब ये पूरा पूरा इस खालसा भूमि में किसानों से काम करवाइए, उनको तो सिर्फ एक मजदूरी ही देना है, अर्थात राजकोष में वृद्धि होगी। तो राजकोष में जब वृद्धि होगी तो सैनिकों का वेतन भी अच्छी तरीके से दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या करवाया, भूमि की माप, कि किससे कितना लगान वसूला जाएगा, कितना कर वसूला जाएगा, इस चीज़ को लेकर बाकायदा इसने भूमि की माप करवाई। अब यही चीज़ है ना आगे चल के जैसे शेर शाह सूरी भी अच्छे तरीके से फॉलो करेगा, अकबर के द्वारा भी फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल लिंकअप टॉपिक है, एक एक टॉपिक को देखेंगे अपने आप जुड़ते चले जाएगा, रटने की आपको जरूरत नहीं होगी। भूमि की माप करवाएगा, ध्यान रखिएगा, भूमि माप कर भू राजस्व का निर्धारण करवाना। इसी संदर्भ में जैसे कि माप पद्धति के रूप में, ठीक है, इसने मसाहत बोला, और इस मसाहत पद्धति के अंतर्गत भूमि माप की इकाई को लाया गया जिसको बिस्वा बोला गया, अर्थात बीघा का 1/20वें भाग को बिस्वा बोला गया। पूछ लेगा बिस्वा का संबंध किससे है, तो बीघा का 1/20वां भाग से। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, भू राजस्व का निर्धारण किस तरीके से किया जाता था, तो उपज का 50%, ध्यान रखिएगा, उपज का 50% और आवास कर और चराई कर भी यहाँ पे लिया जाता था। इसको घरी कर भी बोला जाता है, मैंने घरों पे लगने वाला कर, घरी कर। चराई कर मैंने दुधारू पशुओं पे। बाकी जजिया और जकात तो ठीक है, देखिए पहले से चला आ रहा था, जजिया कर तो लिया ही जा रहा था, इसको इसने कंटिन्यू किए रखा। उसके बाद से खम्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ध्यान रखिएगा, आगे मराठों में भी आएगा खम्स, ठीक है, खराज करके आएगा मराठों में। तो खम्स देखिए शुरू से ही ये युद्ध में लूट का भाग हुआ करता था, बोलता था अपने सैनिकों को जाओ लूट के आओ, जो भी सैनिक मार काट से, ठीक है, लूट पाट का जो धन होता था 4/5 माने 4/5 जो, ठीक है, पार्ट है ये राज्य को दिया जाता था, और 1/5 सैनिकों के द्वारा जो सैनिक उसमें पार्टिसिपेट करते थे उन सैनिकों के द्वारा, ठीक है, अपने आप में यहाँ पे बांट लिया जाता था। नेक्स्ट है यहाँ पे मध्यस्थों का दमन करने के लिए, देखिए क्या कर रहा है, मध्यस्थों का दमन करने के लिए, ठीक है, किसानों से तो लगान लिया, डजेंट मैटर, लेकिन यही है कि किसानों से लगान लिया तो किसानों की स्थिति खराब नहीं हुई कुछ 50% में, क्योंकि उपज का जो 50% है, चूँकि हम लोग देख रहे हैं शुरू से कि 1/6 तो, ठीक है, बहुत सारे जो भारतीय ग्रंथ है, साहित्य, उसमें ऑलरेडी लिखा गया है। 1 कितना ले रहा है, 1 यहाँ पे 50 ले रहा है, ध्यान से देखते चल लिया यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ठीक है, 1 ठीक है, 1 नहीं होगा, 50% ले रहा है ना यहाँ पे, 50% यहाँ पे ले रहा है, तो बहुत अधिक तो यहाँ पे, ठीक है, इतना आपको अंतर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में पहले कितना शासक कर ले रहे थे ये भी बहुत अधिक क्लियर नहीं है, तो लेकिन इसके बारे में जानकारी मिलता है कि ये किसानों से, ध्यान रखिएगा, 50% टैक्स लिया है, फिर भी किसानों की स्थिति खराब नहीं हुई। तो इतिहासकारों के द्वारा एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि ये मध्यस्थों को ही खत्म करने के लिए लाया हुआ था। राजकीय खजाने में देख पा रहे हैं यहाँ पे सेवा कर के रूप में बाकायदा जो मध्यस्थ मैंने बताया था, किसानों से तो अलग अलग लगान वसूलते थे, अपना कुछ कर था वे भी वसूलते थे। तो जो लगान वसूलते थे राजकोष के लिए, उस राजकोष में डालने से पहले ध्यान रखिएगा, मैंने होता है ना कि हमने किसानों से वसूला है भाई, हम राजकोष में डाल रहे हैं, तो एक मीडिएटर की भूमिका के रूप में ये लोग किस्मत एक खुली और हकूक एक खुली, मैंने खुती है यहाँ पे, किस्मत एक खुती और हकूक एक खुती नामक 2 प्रकार का ये लोग, ठीक है, चार्ज भी करता था। सब बड़ा अलाउद्दीन खिलजी परेशान था। भूमि पर यहाँ पे ये लोग कर नहीं देता था, विशेष अधिकार वर्ग से यहाँ पे लैस था और अत्यधिक धनी भी हो चुका था। और अलाउद्दीन खिलजी मानता था कि भाई धनी होने से विद्रोहियों को शरण देना, षड्यंत्र करना शासक के खिलाफ ये आम बात है, इसीलिए इनके विशेष अधिकार को ख़त्म कर दिया, इनके चार्ज को ख़त्म कर दिया। अत्यधिक धन के चलते यहाँ पे विद्रोह षड्यंत्र मैंने 50% इन पे ध्यान रखिएगा उपज का पूरी तरीके से चार्ज किया, जिनकी वजह से इनकी स्थिति में काफ़ी, ठीक है, खराब हुआ। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली को लेकर बिल्कुल यहाँ पे सेना के संदर्भ में, सेना के हितों में आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेना को रखने के लिए
यहाँ पे 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। एक तो उनकी वेतन अच्छी हो, और वेतन इतनी अच्छी हो जिससे कि उनके मूलभूत जो दैनिक जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। अब अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि देखो भाई, वेतन हम पूरा बढ़ा दिए तो हमारा राजकोष यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बाकायदा बोलता भी है बर्नी कि अगर जितना वेतन निर्धारित किया था अलाउद्दीन खिलजी, अगर उतना वेतन अगर दिया जाता तो उसका राजकोष 5-6 सालों में ख़त्म हो जाता। जिस तरह का लाइफ जी रहा था, वो लाइफ वो अलाउद्दीन खिलजी जी नहीं पाता। इसीलिए मूलभूत चीज़ों को, ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बर्नी के द्वारा बोला जा रहा है, बर्नी एक बहुत बड़ा इतिहासकार है, बोला जा रहा है कि सब्सिडाइज किया वस्तुओं को सब्सिडाइज करके, जैसे आज है ना वर्तमान में कैंटीन फैसिलिटी में जैसे आर्मियों के लिए है, पारा जो ठीक है मिलिट्री फोर्स है उनके लिए है कि वेतन के साथ साथ उनकी जो मूलभूत जो चीज़ें हैं, जाओ कम से कम ठीक है कुछ डिस्काउंट में उस कैंटीन में तुमको सारी वस्तुएं मिल जाएगी। तो मूलभूत चीज़ों में ठीक है, जैसे कि अनाज हो गया, अनाज वगैरह में काफ़ी सब्सिडाइज यहाँ पे ठीक है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा था, खिलजी के द्वारा दिया जा रहा था। तो इससे सैनिक उससे काफ़ी प्रसन्न थे। दूसरी तरफ ये भी इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है कि बाजार नियंत्रण आम लोगों को ध्यान में रख के लाया गया था, लेकिन आम लोगों पे तो वो ऐसा ठीक है कुछ दिखाई नहीं देता है। मूलतः ये सैनिकों के लिए यहाँ पे लाया गया था इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था को। तो देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को केवल सैन्य अभियानों के नाम से यहाँ पे नहीं जाना जाता है कि बहुत सारा उत्तर से दक्षिण तक विजय ही किया इसने। इसको ठीक है एक सही इकोनॉमिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, जिससे बाजार नियंत्रण की जो जानकारी मिलती है, तारीख है फिरोज शाही से मिलती है, जो बर्नी ने लिखा हुआ है, सबसे ऑथेंटिक स्रोत ठीक है इस अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ने का माना जाता है बर्नी के द्वारा। इसके अलावा खजाइनुल उल फुतूह है, क्योंकि अमीर खुसरो खुद ही उसका दरबारी ठीक है के रूप में मौजूद था। तो थोड़ा दरबारियों में इतिहासकार जो है ना, मतलब संदेह का भाव से देखते हैं कि मानते हैं कि देखो भाई उसका दरबार में रहा है तो जरूर ही अपने शासक के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखेगा ही लिखेगा। उसके बाद से यहाँ पे फुतूह ठीक है फुतूह उस साल्तिन है, यहाँ पे इसामी के द्वारा लिखा गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है, तीनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आर्थिक जो सुधार है बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी को उस समय देखिए उस ठीक है लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी के अगर दौर में देखा जाए तो एक राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में उसको स्टेबलाइज करता है कि आखिर हमको बाजार नियंत्रण कैसे लागू करना है। इसीलिए इस बाजार नियंत्रण को लेकर अलाउद्दीन खिलजी ठीक है आज बहुत फेमस है। जैसे अशोक अपने धर्म नीति को लेके हैं, अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को लेके हैं, शेरशाह सूरी अपनी भूमि सुधार को लेके है, वैसे ही ये भी बाजार नियंत्रण को लेके अलाउद्दीन खिलजी बहुत ठीक है फेमस है। प्रश्न बनता ही बनता है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखते चलिए ठीक है। बर्नी बोल रहा है कि भाई सैन्य उद्देश्य से परिचालित हो रहा था, क्योंकि वेतन अगर दिया जाता सैनिकों को तो राजकोष से 5-6 वर्ष में यहाँ पे समाप्त हो जाता, पूरा पूरा खाली हो जाता। इसीलिए वेतन यहाँ पे सीमित किया गया और जो दैनिक जो वस्तुएं हैं उनको दिया जाने लगा। दैनिक वस्तुओं में ठीक है जो भी ठीक है समझ सकते हैं यहाँ पे आजीविका के साधन के रूप में सरकारी यहाँ पे गोदाम बनाया गया अकालों के लिए। जब भी अकाल पड़ेगा तो भाई दाम ऊपर नीचे बहुत अधिक नहीं हो। बर्नी बोलता है कि देखो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की एक खासियत थी कि एक बार जो मूल्य निर्धारण हो गया उसका दाम में फ्लक्चुएशन मन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है ना, मैंने मूल्य वृद्धि ठीक है अवमूल्यन इस टाइप का कुछ भी नहीं था। अब एक बार दाम फिक्स हो गया वैसे ही चल रहा था। बर्नी बोलता है कि उस समय अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात थी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बाजार नियंत्रण विभाग बना रहा है रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि भूमि को रेगुलेट करने के लिए बनाया, वैसे ही यहाँ पे बाजार नियंत्रण सहना मंडी बाजार अधीक्षक के रूप में इसका हेड मालिक कबूल को बनाया गया। उसके बाद दीवाने रियासत बनाया गया बाजार नियंत्रण के रूप में, बाकायदा ठीक है माप तौल से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखा था। इसका हेड मालिक यकरिक का था। ये दीवाने रियासत अर्थात बाजार नियंत्रक माप तौल को लेके बोला जाता है कि बिल्कुल ही अलाउद्दीन ने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति जितना कम दे रहा है, जितना कम वजन दे रहा है उसके वजन के बराबर उसके शरीर का मांस खींच लिया जाए। बड़ा सख्तली समझ रहे हैं ना, स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो करवा रहा था। और फॉलो करवाने का कारण यही था कि एक डिपार्टमेंट है जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है। बरीद मंडी है यहाँ पे बाजार निरीक्षक के रूप में। गुप्तचर विभाग देखिए यहाँ पे कौन कौन दुकानदार व्यापारी क्या क्या कर रहा है उनको देखने के लिए स्पाई एजेंट तो पहले अपने दुश्मनों के लिए लगाया जाता था, लेकिन ये बाजार में छोड़ दिया कि जाके देखो। तो बरीद राजकीय होता था, मैंने ठीक है केंद्र से संचालित होता था, और मुन्हिया में मतलब व्यक्तिगत होता था कि भाई तुम व्यक्तिगत भी करवा सकते हो। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। परवाना नवीस ये परमिट अधिकारी होता था। परमिट मतलब कि
कोई अगर व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई वस्तु खरीद रहा है तो बहुत बड़ी मात्रा में खरीद के कोई उसका कालाबाजारी न करने लग जाए, तो बाकायदा उसके लिए एक परमिट निर्धारित होता था, उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन सब लगा होता था। तो ये 5 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, बहुत बार प्रश्न दिया ही दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, मूल्यों का निर्धारण कैसे हो रहा है, कैसे कर रहा है, तो दैनिक वस्तुओं की सूची बनाई गई। अब दैनिक वस्तुओं की जो सूची बनाई गई, जैसे कि बिल्कुल उसका मूल्य एक निश्चित कर दिया गया कि चावल का दाम इतना है, दाल का दाम कितना है, ठीक है, जो भी उस समय का, ठीक है, दैनिक वस्तुओं की जो कीमत थी एक फिक्स कर दिएगा, फिक्स रेट, कि कोई दाम को बढ़ा घटा नहीं सकता है। बाजारों की यहाँ पे स्थापना किया गया, 3 प्रकार का बाजार की स्थापना करेगा, जैसे मंडी है नंबर 1, देखते चलिए आप लोग, ठीक है। मंडी में जैसे कि इसमें गल्ला बाजार टाइप का होता था, जिससे खदान चीज़ों का व्यापार, अनाज की चीज़ों का इसमें व्यापार किया जाता था, इस, ठीक है, इसका जो ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर में है यहाँ पे सराय अदल। सराय अदल मतलब वस्त्र बाजार था, क्योंकि वस्त्र बाजार उस समय देखेंगे तो काफ़ी जो, ठीक है, भारत में वस्त्रों का भी आयात किया जाता था, कुछ महंगे महंगे वस्त्रों का भी आयात किया जाता था। तो वस्त्र बाजार जो सब्सिडाइज होता था, ध्यान रखिएगा, उसमें सब्सिडी यहाँ पे दिया जाता था। तीसरे नंबर पे यहाँ पे घोड़ा, दास एवं मवेशी का बाजार, क्योंकि देखेंगे उस समय दासों का खरीद बिक्री भारत में भी, ठीक है, मुस्लिमों के द्वारा लाया गया था, अच्छा खासा मात्रा में चल रहा था। घोड़ा व्यापार देखेंगे, अभी गुजरात अभियान करेगा तो गुजरात अभियान में बाकायदे जो वहाँ का कैम्बे जो बंदरगाह होगा उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, ताकि उस बंदरगाह के माध्यम से अरब के क्षेत्रों से, समझ रहे हैं ना, मैंने ये गुजरात का एरिया है, तो अगर यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा तो अरब के क्षेत्रों से घोड़ा वगैरह लाना, नाव में लाद के आसान हो जाएगा, वो भी कार्य करेगा। उसके बाद से इसका प्रबंधक ध्यान रखिएगा, सहना, ये बाजार मैनेजमेंट का प्रबंधक एक सहना मैंने लोग रहता था। और दूसरा परवाना नवीस, आपको ऊपर मैंने बताया ही था, परमिट अधिकारी के रूप में काला बाजारी को रोकने के लिए, ठीक है, सारा चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे सब होता था। देख पा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रिक्टली सिर्फ नीतियों को लागू ही नहीं कर रहा है, बल्कि किस तरह से उसको स्टेप बाई स्टेप उसको इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ को भी बाकायदा इंडिकेट कर रहा है। दरबारी कवि देख पा रहे अमीर खुसरो है यहाँ पे, और दूसरा दरबारी कवि इसका हसन दहलवी, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है नेक्स्ट, प्रशासन। प्रशासन को लागू करने के लिए भी उसका, ठीक है, जो जो यहाँ पे डिपार्टमेंट था उसका, ठीक है, नाम पूछा जाता है, जैसे दीवान वजारत, ये वजीर, ठीक है, इसका प्रमुख हुआ करता था, वित्त विभाग से संबंधित होता था। दूसरा है दीवान आरिक, इसको जान ही चुके हैं, बार बार रिपीट होगा, सैन्य मंत्री था। दीवाने इंसा, ये होता था शाही आदेशों एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करने वाला, अर्थात शासक जो बोल रहा होता है ना कि हम ये फरमान जारी कर रहे हैं, तो फटाफट फटाफट टाइप करो, लिखो, और ठीक है, उसको डिक्लेयर कर दो। उसके बाद से दीवाने रसालत होता था, विदेशी विभाग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, दीवाने रसालत विदेशी विभाग था। दीवाने रियासत, आर्थिक मामलों की देखभाल, इसमें यही चीज़ नया आपको मिलेगा, बाकी तो आप पीछे, ठीक है, देखते आ रहे हैं। शराब तथा भांग पर पूरी तरीके से इसने रोक लगा दिया। कुल मिला के आप देख पा रहे हैं, सैन्य सुधार में देखिए यही कार्य कर रहा है। सशक्त सैन्य बल की स्थापना की, आप अस्थाई, ध्यान रखिएगा, अस्थाई माने एकदम एक बार सैनिक में आ गया, बिल्कुल आज वर्तमान की तरह। नगद वेतन उनको दिया जाने लगा, और ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखने का प्रयास किया। अब देखिए क्यों कर रहा है, ठीक है, अभी आप समझेंगे कि अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति से परिचालित होकर, अर्थात अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत थी, और उसी चीज़ को ध्यान में रख के कर रहा है। बाकायदा देखिए यहाँ पे वेतन देने के लिए बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझ रहे, हुलिया अर्थात सैनिक। मान लीजिए सैनिक, एक सैनिक है, अगर अलग अलग एरिया में, मान लीजिए कोई अवध में है, करड़ा में है, बुंदेलखंड में है, इधर रणथंभौर की तरफ है, तो एक सैनिक का जो हुलिया था ना, यहाँ पे हुलिया एक ड्रेस सर्कल के रूप में आप समझ सकते हैं, कि उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया कि यहाँ इनका ऐसा है, यहाँ ऐसा ऐसा है, ताकि इनका वेतन एक ही सैनिक को दोबारा ना दिया जा सके। वैसे ही यहाँ पे घोड़ों में दाग, मैंने देख रहे हैं ना, दाग प्रथा, दागा गया कि भाई अगर कोई ये इक़्तदार है, ये सूबेदार है, तो उसका बकायदा ये मोहर है, उस घोड़े में दाब दो, ताकि एक ही व्यक्ति एक ही घोड़े का, ठीक है, कई जगह उसका वेतन ना वसूल ले। तो ये है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हुलिया अर्थात, ठीक है, मैंने हुलिया सैनिकों के लिए है, और दाग प्रथा घोड़ा के लिए। बोलते हैं ना, कैसा हुलिया बना लियो, मैंने कैसा चेहरा बना लियो, तो एक ड्रेस सर्कल को इंडिकेट कर रहा है। और दुबस्प, जो सैनिक 2 घोड़े रखता था, मैंने कुछ कुछ सैनिक योग्य होते थे, तो भाई उनको पैसा मिलता था, तो 2 घोड़े भी रखते थे, ताकि एक आध घोड़ा अगर चोटिल हो जाए, घायल हो जाए, तो ठीक है, दूसरे घोड़े का प्रयोग किया जा सके। तो दुबस्प,
दशमलव प्रणाली के आधार पर अपने सैन्य बल का गठन किया, बाकायदा 10 के ग्रुप में 100, समझ रहे हैं ना, मैंने 1000 ऐसे ही करके। बड़ा देखिए यथार्थवादी शासक निकल रहा है अलाउद्दीन खिलजी। कोतवाल को किला रक्षक बनाया गया, बाकायदा जहाँ जहाँ ठीक है किला यहाँ पे था, कोतवाल वहाँ पे नियुक्त किया गया। देख पा रहे हैं कुछ वास्तुकला के क्षेत्र में भी इसने कार्य किया, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली में ही है, ठीक है। 4 चीज़ें हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला है अलाई दरवाज़ा, यही है अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार के जस्ट बगल में, वहीं पे आपको मिल जाएगा अलाई दरवाज़ा, तो उसका भी निर्माण करवाया। सीरी का महल यहाँ पे करवाया, देख पा रहे हैं सीरी फोर्ट न्यू दिल्ली में वर्तमान में स्थित है। इसके अलावा 1000 खंभा महल है, और चौथे नंबर पे यहाँ पे देख रहे हैं जमायत खाना मस्जिद। जो ये 4 जो चीज़ है वास्तुकला के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका खुद ठीक है निर्माण कराया, इसीलिए उसको यहाँ पे श्रेय दिया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, दिल्ली आइए ठीक है तो इसे ज़रूर घूमिए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही कंप्लीट होता है। अब लास्ट जो बचा हुआ है हमारा ठीक है अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अलाउद्दीन खिलजी का, तो उसको हम लोग ठीक है दूसरे लेक्चर में देख लेंगे, कल देख लेंगे उसको, और उसके साथ साथ लिंक भी कर लेंगे कि बाकी के जो कौन कौन शासक बच रहे हैं उसको लिंक करते हुए ठीक है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा तुगलक वंश यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, देखिए कोई भी समस्या हो नीचे ठीक है आप लोग कमेंट करें, अपना फीडबैक देते रहें, एंड अपना काम करते रहे, मेहनत करते रहे, शेयर सब्सक्राइब करते रहे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।